हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ हिस्टोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं इंदर सिंह से। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 व्हिच इज जनरल कनेक्टिव टिश्यू। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ हिस्टोलॉजी बिकॉज एग्जाम के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और आपकी जनरल टिश्यू अंडरस्टैंडिंग के हवाले से भी दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो द टर्म कनेक्टिव टिश्यू इज अप्लाइड टू अ टिश्यू that fills the interstices between more specialized elements. Connective tissue serves to hold together and to support different elements within an organ. For this reason, such connective tissue is to be found in almost every part of the body. It is conspicuous in some regions and scanty in others. Conspicuous का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, very frequent. यानी बास टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा होगा, बास टिश्यूज़ में कम होगा। द काइंड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज रेफर टू एज जनरल कनेक्टिव टिश्यू टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द मोर स्पेशलाइज टिश्यू। नाउ मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट दे दूं इस चैप्टर के आउटसेट पर कि हम क्या बात कर रहे हैं। सो जैसे कि इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, बेसिकली होता ये है कि मैं एक एनालॉजी आपको देता हूँ। वॉल्स बनते हुए आपने देखी हैं ब्रिक से। सो एक ब्रिक होती है, देयर इज अनदर ब्रिक, फिर एक और ब्रिक, सो देयर आर मल्टीपल ब्रिक्स, राइट। और ये जो ब्रिक्स हैं, ये ब्रिक्स किस तरह आपस में जुड़ती हैं? इन ब्रिक्स को जोड़ने के लिए आपस में कोई और चीज़ यूज़ की जाती है ना। वो कोई और चीज़ क्या होती है? द ग्लू बिटवीन द ब्रिक्स, दैट इज़ द सीमेंट। तो ये जो सीमेंट यूज़ किया जाता है, दैट सीमेंट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो ब्रिक्स हैं, दीज ब्रिक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्स। देखें, आपकी बॉडी में जितना भी आपने ऑर्गन सिस्टम पढ़ना है मेडिसिन में, every single organ is composed of a lot of cells. So for example, आप किसी भी organ की example लें. So let's for example यहाँ stomach की हम बात करते हैं. So अगर stomach की हम wall को zoom करके देखें, so यहाँ पे हमको वो cells नजर आएंगे जो stomach की wall में मौजूद हैं. These are the gastric cells. अब ये बहुत सारी varieties के होते हैं. They can be parietal cells, they can be what not. सेल्स को आपस में ग्लू की तरह बाइंड करके जो टिश्यू रखता है, दैट टिश्यू इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर अगेन इस हम वॉल की एग्जांपल को देखें तो जो ब्रिक्स हैं, दीज ब्रिक्स आर एक्चुअली द सेल्स, और सीमेंट की तरह जो ग्लू करके इन तमाम सेल्स को आपस में जोड़े रखता है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू आपकी पूरी बॉडी में है, क्योंकि पूरी बॉडी में सेल्स हैं। जहाँ जहाँ सेल्स होंगे, सेल्स के बीच में जो जनरलाइज्ड ग्लू मटीरियल होगा, बाइंडिंग मटीरियल, दैट बाइंडिंग मटीरियल विल बी द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब ये कनेक्टिव टिश्यू किस चीज से मिलके बनता है? इट इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ सेल्स, फाइबर्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। देखें, मैंने आपको बताया कि हम अब यहाँ हम बात करते हैं सपोज हार्ट टिश्यू की। सो अगर हार्ट को हम इनलार्ज करके देखें, सो देयर विल बी कार्डियक सेल्स, और ये जो कार्डियक सेल्स हैं उनके बीच में इनको बाइंड करने के लिए देयर विल बी कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें भी कुछ सेल्स होंगे, अभी हम देखेंगे कौन कौन से सेल्स। यहाँ कुछ फाइबर्स होंगे एंड देन देयर विल बी सम सॉल्यूशन, सम मैट्रिक्स, जेली लाइक मटीरियल जो इस सबको बाइंड करके रखे, that will be known as extracellular matrix. So this is basically the composition of connective tissue. यानी जो connective tissue है, it is composed of three components. One is the cells, the other one is the fibers, and then the other one is the extracellular matrix. तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में they have defined and categorized these three components. जो पहला component है cells. Cells can be intrinsic cells जो कि उस connective tissue का हिस्सा हैं, वहीं पर होंगे, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। इनकी एग्जांपल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट, अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स, सम पिगमेंट सेल्स, एरिपोसाइट्स। सो ये वो सारे सेल्स हैं जो किसी भी टिश्यू में मौजूद होते हैं इन द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, यानी अगर स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उनके अपने सेल्स के बीच में ये सेल्स भी मौजूद होंगे। अच्छा, फिर कुछ सेल्स होते हैं जो माइग्रेशन करके आते हैं एज पर नीड, और वो कहलाते हैं माइग्रेंट सेल्स, एंड दे आर लार्जली द इम्यून सेल्स, क्योंकि इम्यून सेल्स पूरी बॉडी में सर्विलेंस करते हैं। अगर कहीं कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये तमाम इम्यून सेल्स आप देखें, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मोनोसाइट्स, ईजनोफिल्स एंड व्हाट नॉट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट सेल्स, दे माइग्रेट टू एनी टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में the first component is cells, which can be intrinsic cells and extrinsic migrating cells. Then there are fibers. Basically तीन तरह के fibers होते हैं, collagen fiber, reticular fibers and elastic fibers. इसमें से भी जो reticular fibers हैं, now they are considered as a part of collagen fiber. तो हम कह सकते हैं कि there are only two types of fibers, collagen fibers and elastic fibers. Okay, and the third thing is the extracellular matrix, and the extracellular matrix is also known as intercellular ground substance. It's the liquid or jelly-like material जो तमाम चीज़ों को आपस में ग्लू की तरह जोड़ के रखता है, सारे सेल्स को। ओके,
Now, many tissues and organs of the body are made up mainly of the aggregation of closely packed cells, example epithelia, solid organs like liver. In contrast, there are some cells जिसमें cells कम होते हैं और intercellular ground substance ज़्यादा होता है. We will talk about these. एक आध example इन्होंने दी है, जैसे for example जो solid tissues हैं such as the liver. liver में जो liver के cells हैं वो इतने compact होते हैं, इतने tightly bound होते हैं कि उसमें बीच में connective tissue बहुत ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है. देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी जहां कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा है. ओके अच्छा, अब हम करेंगे ये कि वी विल नाउ ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं वन बाय वन तीनों डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन कौन से फाइबर्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है. The most conspicuous component of the connective tissue are the fibers within it. Conspicuous मतलब सबसे ज़्यादा. There are three main types of fibers. और मैंने आपसे कहा कि actually there are two main types. क्योंकि जो तीन main types ये बताते हैं जिसमें collagen, reticular और elastic है, तो इसमें reticular is now considered as one of the example of collagen fibers. Okay, so collagen fibers are most numerous. They can be classified into different types. Collagen 1, 2, 3, 4 अभी पढ़ेंगे उनके बारे में. Reticular fibers were once described as a distinct variety, but they are now regarded as one variety of the collagen fibers. So they are now considered part of the collagen family. और फिर हम तीसरी कैटेगरी भी डिस्कस करेंगे which is the elastic fiber. So one by one स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं collagen fibers. Now the collagen fibers are most abundant type of connective tissue fibers. With light microscope, collagen fibers are seen in bundles. The bundles may be straight or wavy depending upon how much they are stretched. तो ये सिंपल सी बात है समझने की, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. The bundles are made up of collective different individual collagen fibers which are 1 to 12 micrometer in length. So अगर आप ये अलग अलग से कार्टून डायग्राम्स ड्रॉ की हुई हैं, so this A is the diagram for the collagen fibers और इनको आप देख रहे हैं कि they are present in bundles. So एक बंडल के अंदर for example multiple fibers है. देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे collagen fibrils हैं जो मिलकर एक bundle of collagen बनाते हैं. So collagen fibers are pretty thick fibers. Okay, with electron microscopy each collagen fiber is seen to be made up of 20 to 200 nanometers in diameter. Each fibril consists of a number of microfibrils. So collagen fiber उसके अंदर microfibrils which are even smaller. At high magnifications of the electron microscope, each fibril shows characteristic cross striations after every 67 nanometers. So these are the fine details कि हर 67 nanometer के बाद there is a cross striation like this. Okay, these are typical characteristics of collagen fiber. So अगर इस diagram को मैं देखूँ, so that is a diagram which is showing a lot of different components of the connective tissue. इसमें सबसे ये लंबे लंबे से जो इस तरह के फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं, these green bits, these are the collagen fibers. मुझे कैसे पता लग रहा है ये डायग्राम देख के? Because they are the thickest fibers, they are the longest fibers and they have striations. आप देखें इनमें यूं striations हैं. Every 67 nanometers पर there are striations. So these are typical characteristics of collagen fibers. Okay, आगे पढ़ते हैं collagen fiber के बारे में. Bundles of collagen fibers appear white with the unaided eye. यानी अगर बगैर माइक्रोस्कोप वगैरह के हम देख रहे हैं, so they appear white. In sections stained with hematoxylin and eosin, collagen fibers are stained pink, so they take up the color of eosin. With special methods, they assume different colors depending upon the dye used. Two commonly used methods are Mason's trichome, with which the fibers stain blue. That's an important thing for you to remember. And the Van Giezen method, with which they stain red. So collagen fiber can have different colors. अगर आपसे एग्जाम में सवाल किया जाता है कि collagen fiber का कलर क्या होता है, सो आपका एक काउंटर क्वेश्चन ये बनता है कि किस कंडीशन की बात की जा रही है, या आप ये बता सकते हैं कि अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस द कलर इज डिफरेंट. सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर लुकिंग एट द कोलेजन फाइबर विद द नेकेड आई इट अपीयर्स वाइट, बट इफ यू हैव स्टेन्ड द टिश्यू विद हेमाटोक्सिलिन एओजिन इट विल अपीयर पिंक. और अगर आपने कोई और स्टेन यूज किया है, फॉर एग्जांपल मेसन्स ट्राइकॉम, सो द कोलेजन फाइबर्स विल अपीयर ब्लू. सो डिपेंडिंग अपॉन द डाई the color changes. Okay, now the chemical nature of collagen fibers are so called because they are made up of protein which is known as collagen. So इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि collagen fibers are made up of protein called collagen. Collagen is made up of smaller molecules which are tropocollagen molecules. Okay, microfibrils of collagen are chains of tropocollagen molecule. Each molecule of tropocollagen is about 300 nanometers in length. ये याद ना भी रहे तो it's okay. Within a fiber, the molecules of tropocollagen are arranged in a regular overlapping pattern, which is responsible for producing cross-striated appearance. So ये जो cross-striated appearance यहाँ पे आ रही है collagen fiber की, that is because of the arrangement of the tropocollagen. Okay. Now, each molecule of tropocollagen is made up of 3 polypeptides. That's important.
पूरा कोलेजन का जो सिंथेसिस है, इसका जो फॉर्मेशन है, ये ऑब्वियसली हम फिजियो में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे किस तरह बनता है, बट यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईच ट्रोपोकोलेजन का जो मॉलिक्यूल है इज मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, 3 प्रोटीन चेन्स. द चेन्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रिपल हेलिक्स. जैसे डीएनए का डबल हेलिक्स होता है, ऐसे कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स होता है. और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोकोलेजन. नाउ ईच प्रोकोलेजन चेन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑफ 3. 3 के पैकेट्स बना करके एक लंबी चेन होती है, और ये हर ट्रिपलेट जो है, इसमें ईच ट्रिपलेट कंटेन्स द अमाइनो एसिड ग्लाइसिन. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पूरी कोलेजन चेन का. सो प्रोकोलेजन अगर इतनी लंबी चेन है, उसमें एक अमाइनो एसिड इधर है, एक अमाइनो एसिड इधर है, एक अमाइनो एसिड इधर है, एक इधर है, तो इसको यूं डिवाइड किया जाता है कि ट्रिपलेट्स की बात करते हैं. ये पहला ट्रिपलेट है, ये दूसरा ट्रिपलेट है. हर ट्रिपलेट के अंदर ग्लाइसिन जरूर होगा, और जो बाकी 2 अमाइनो एसिड्स हैं, दे आर वेरिएबल. मोस्ट कॉमनली दे आर यूजुअली हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड हाइड्रोक्सिलाइसिन. वेरिएशंस इन दीज अमाइनो एसिड्स गिव rise to different types of collagen. So it's a long, the collagen molecule is a long amino acid chain, और ये जो सारे अमाइनो एसिड्स हैं, इसको ट्रिपलेट्स में डिवाइड करते हैं. हर ट्रिपलेट के अंदर 1 2 3 अमाइनो एसिड के अंदर एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन लाजमी होगा. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ कोलेजन मॉलिक्यूल. और बाकी बच गए 2 अमाइनो एसिड, वो यूजुअली हाइड्रोक्सीप्रोलीन और हाइड्रोक्सिलाइसिन होते हैं, बट और कोई भी हो सकते हैं. ओके, नाउ फिजिकली कोलेजन फाइबर्स कैन रेजिस्ट कंसिडरेबल टेंसाइल फोर्स. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए दे कैन रेजिस्ट स्ट्रेच. At the same time, they are very pliable and can also bend easily. Okay, they're very strong, but they can bend. When polarized light is thrown onto the fibers, the light splits into 2 beams that are refracted in different directions. This is called birefringence. So इसीलिए हम कहते हैं कि जो collagen fibers हैं, they are birefringent. इसका purpose क्या होता है? इसका purpose बात जो समझने की है वो ये कि अगर ये collagen fiber है, इस पे जब light डाली जाती है तो इसके different directions में light निकल जाती है. Reason कि अंदर multiple प्रोटीन की छोटी छोटी फाइब्रिल चेन्स हैं, कोलेजन फाइब्रिल्स हैं. सो जब लाइट यहाँ स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्रैक्ट करती है बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट फाइब्रिल्स विच आर प्रेजेंट विद इन द कोलेजन मॉलिक्यूल. ओके, नाउ द कोलेजन फाइबर्स swell and become soft when treated with weak acid or alkali. They are destroyed by strong acids. This fact is sometimes used to soften collagen fibers to facilitate penetration of anatomical specimen. So ये that's something important. कोलेजन को सॉफ्ट करने का तरीका अल्कली एसिड के साथ ट्रीट करें. बॉइलिंग पर कोलेजन इज कन्वर्टेड इनटू जेलेटिन. सो दीज आर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच यू कैन एंजॉय रिमेंबरिंग. ओके, नाउ प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन. Tropocollagen is synthesized by the fibroblast. Fibroblasts are the cells which produce tropocollagen and release into the extracellular space, where they get polymerized to form the collagen fibers. Collagen is not only synthesized by fibroblast, but also by so many other cells, such as chondroblast in the cartilage, osteoblast in the bone, and also smooth muscle. So there are so many places where collagen fiber can actually be produced. Several types of collagen, more than 25, बल्कि मैं भी literature पढ़ रहा था, so it's now becoming more than 30 different types of collagen are recognized depending upon the diameter of the fibers, the prominence of the cross striation and other features. तो basically ये मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलेट होता है कोलेजन में, एक तो उनमें से फिक्स होता है ग्लाइसिन, बाकी 2 की जो वेरिएशन है वो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेजन मॉलिक्यूल्स बनवाती है. ओके, जिसमें से हमको जो याद रखनी है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए वो 3-4 कैटेगरीज हैं. फॉर एग्जाम्पल टाइप 1, यू cannot afford to forget type 1 collagen. Type 1 collagen, अच्छा एग्जाम में एक्चुअली सवाल ये करते हैं कि टाइप 1 कोलेजन कहाँ कहाँ होता है. सो यू शुड नो द लोकेशंस जहाँ जहाँ ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कोलेजन पाए जाते हैं. ओके, सो टाइप 1 कोलेजन जो है, दीज फाइबर्स आर ऑफ क्लासिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कोलेजन मॉलिक्यूल. दे आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, tendons, ligaments, fasciae, and aponeurosis. They are also present in the dermis of skin and meninges. They are also present in bone and fibrocartilage. Actually, bone को याद रखने का तो तरीका भी आसान है. If you write it like this, bone, तो you are actually writing 1. You see, so bone contains type 1 cartilage. Easy to remember. लेकिन ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कहाँ कहाँ type 1 cartilage होता है. Type 1 fibers are of large diameter, 250 nanometers, and have ये इतनी important चीज़ नहीं है. Locations important है कि type 1 cartilage किधर type 1 collagen किधर होता है. Okay. Now type 2 collagen इसकी भी डिफरेंट लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए. दे आर ऑफ 2 subtypes. The larger of these are about 100 nanometers in diameter, and the other one is about 20 nanometers in diameter. That's unnecessary detail. In type 2 collagen, striations are less prominent than type 1.
Type 2 collagen fibers form the fibrous basis of hyaline cartilage. Okay, fine type 2 fibers are also present in the vitreous body, but cartilage is the important bit. और ये मैं ऐसे याद करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, देखें like this, cartilage. Okay, so that's how you remember. Cartilage, type 2, right? Now type 3 जो collagen fibers हैं, they are now defined as actually the reticular fibers. आपको याद है इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि reticular fibers को आप कंसीडर किया जाता है as part of the collagen category. So type 3 collagen जो है, that is actually the reticular fibers, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे इनके बारे में. Type 4 collagen होता है तमाम जो आपकी बॉडी में बेसमेंट मेम्ब्रेन्स हैं. बेसमेंट मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे भी, पहले भी हमने पढ़ा है कि जहाँ कहीं एपिथेलिया होती है तो जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये किसी ना किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं. सो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इट कंटेन्स टाइप 4 कोलेजन. और टाइप 5 कोलेजन जो है, इट इज़ फाउंड इन ब्लड वेसल्स एज वेल एज इन द फीटल मेम्ब्रेन. सो ये 5 कोलेजन की कैटेगरीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम टू शो कि किस तरह से मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर एक प्रो अल्फा चेन बनाते हैं. उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन होती है अल्फा चेन, एंड 3 such chains join to make pro-collagen. So pro-collagen is made up of 3 alpha chains. और फिर ये जो pro-collagen है, ये tropo-collagen और tropo-collagen के बाद collagen fiber में convert हो जाता है. ये process शुरू होता है in the cytoplasm of the fibroblast. So fibroblast एक cell होगा obviously, उसके cytoplasm में ये process शुरू होगा और ये process start होकर ये जो alpha chains बनती हैं pro-collagen molecule बना देती हैं. ये pro-collagen molecule जो है that comes out of the cell, और pro-collagen बाहर आने के बाद फिर फाइनली मेच्योर होता है इनटू कोलेजन. ओके, ये जो सारा प्रोसेस है, इट रिक्वायर्स अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. फॉर एग्जांपल, इट रिक्वायर्स विटामिन सी. देयरफॉर अगर विटामिन सी डेफिशिएंसी होगी तो कोलेजन मॉलिक्यूल ठीक से नहीं बनेगा, और बॉडी में जहाँ जहाँ कोलेजन है वहाँ वहाँ वीकनेसेस होंगी. फॉर एग्जांपल, गम्स में अगर कोलेजन सही से नहीं बनेगा तो गम्स से ब्लीडिंग होगी, और दैट इज़ अ कंडीशन कॉल्ड स्कर्वी. स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ जिसमें देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी और कोलेजन ठीक से नहीं बनता और ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स होता है. सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. और ये थी कोलेजन के डिफरेंट टाइप्स. अब अगले तरह के फाइबर्स जो हमको डिस्कस करने हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, दे आर दी रेटिकुलर फाइबर्स. नाउ रेटिकुलर फाइबर्स यू नो दे आर अ कैटेगरी ऑफ कोलेजन फाइबर. और कौन से टाइप का कोलेजन है ये? दिस इज टाइप 3 कोलेजन. टाइप 3 कोलेजन. ओके, टाइप 3 कोलेजन इज ऑल्सो नोन एज रेटिकुलर फाइबर. दे शो periodicity of striations at 67 nanometer, just like collagen fibers. However, they differ from type 1 collagen as follows. They are, yani reticular fibers are much finer and have uneven thickness. They form a network, therefore they are called reticular fibers. Okay, they are not just running like this, they have a network with each other. They can be stained specifically by silver impregnation, which renders them black. They can thus be easily distinguished by type 1 collagen which are stained brown. So silver staining कर दें, जो कुछ brown दिख रहा है वो type 1 collagen है, जो कुछ black दिख रहा है वो reticular fibers हैं. Because of their affinity for silver salts, reticular fibers are sometimes also called argentophilic fibers. Argentophilic is for argyrium, silver का symbol है, argentophilic fibers. Okay, now reticular fibers contain more carbohydrates than type 1 fibers. So these are all the differences. Examiners का एक favorite question है ये कि प्लीज टेल मी सम डिफरेंसेस बिटवीन कोलेजन फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स. ओके, सो आपने बात शुरू यहाँ से करनी है कि रेटिकुलर फाइबर्स आर एक्चुअली टाइप 3 कोलेजन फाइबर, लेकिन ये टाइप 1 से या टिपिकल कोलेजन से डिफरेंस होते हैं इनमें, और वो डिफरेंसेस जो हैं दीज आर लिस्टेड हेयर. ओके, Now reticular fibers provide supporting network in, अब सुनिए कहाँ कहाँ होते हैं. They are present in lymph nodes, spleen, lymph node बता दिया मैंने आपको, bone marrow, most of the glands including the liver as well as the kidneys. So they provide basically a meshwork, a network of supporting tissue. जो किडनी है, किडनी में भी है ये, स्प्लीन में भी है. So if this is a spleen, तो ऐसे ये स्प्रेड होते हैं रेटिकुलर फाइबर्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द होल टिश्यू. एक डायग्राम यहाँ पे अभी हमने देखी थी. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, इसमें जो सबसे तगड़े फाइबर नजर आ रहे हैं, दीज आर द कोलेजन फाइबर्स. उसके बाद आपको जो ऐसे नेटवर्क वाले फाइबर्स देखें, इन्होंने बिल्कुल काटा चौकड़ी ऐसे इतना सारा चौकड़ी बंदा ये सब कुछ बनाया
हुआ है. सो दीज आर कॉल्ड रेटिकुलर फाइबर्स. यहाँ भी रेटिकुलर फाइबर्स हैं, फिर ये रेटिकुलर फाइबर है, फिर ये रेटिकुलर फाइबर्स हैं, और फिर जो सिंगल पतले दुबले लंबे लंबे फाइबर्स हैं, दीज आर इलास्टिक फाइबर्स. ओके, सो दैट्स इनका काम बेसिकली होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना टिश्यू को, बिकॉज दे फॉर्म अ नेटवर्क ना. तो जैसे छत डालते हैं, आपने देखा है छत किस तरह डलती है. आरसीसी की जो छत होती है उसमें पहले नीचे लकड़ी बिछाई जाती है, उसके बाद इसमें ऐसे लोहे का पूरा नेटवर्क बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर डाला जाता है सीमेंट. इस नेटवर्क की वजह से ये होता है कि पूरा जो छत है या पूरी जो रूफ है वो अच्छा सा लोड बेयर कर लेती है बिकॉज ऑफ द नेटवर्क ऑफ द स्टील रॉड्स. स्टील का नेटवर्क होता है. बिल्कुल इसी तरह यहाँ हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें जो नेटवर्क बन रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेटिकुलर फाइबर्स एंड इट प्रोवाइड सपोर्ट. Okay, elastic fibers are much fewer than those of the collagen fibers. They run singly, not in bundles, branch and anastomose with other fibers. So ये डायग्राम में मैंने आपको दिखाई थी, that is easy to understand कि सबसे मोटे तकड़े जो फाइबर हैं वो कोलेजन फाइबर हैं. फिर जो नेटवर्क बना रहे हैं, क्रॉस स्ट्राइएशंस एक दूसरे के साथ गडवर्ड हुए हुए हैं, बिल्कुल इंटरमिंगल हुए हुए हैं, these are the reticular fibers. और सिंगल जो लॉन्ग फाइबर्स हैं, these are the elastic fibers. Okay, elastic fibers की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं from the collagen and the reticular fibers. Okay, they are thin than those of the collagen fibers. In some situations elastic fibers are thick, such as in ligamentum flavum, but that's only one example. Zyadatar they are very thin. In other situations they form fenestrated membranes, such as the walls of the large arteries. With the electron microscopy, each elastic fiber is seen to have a central amorphous core with an outer layer of fibril. अब ये इसकी histological composition है, यानी this is a cross section या schematic representation of a cross section of an elastic fiber. तो इसको काट के अगर देखते हैं तो सेंटर में कोर नज़र आता है, which is called the amorphous core, and इसके साइड में there are microfilaments या fibrillin. Okay, this is how they are attached. They are arranged in the elastic fibers. Now the outer fibril are made up of glycoprotein, which are called the fibrillin. So these are the fibrillin proteins. Okay, और center में ये amorphous core है. Periodic striations are not characteristic of elastic fibers. ये हमने देखे थे कि रेटिकुलर फाइबर्स में भी थी periodic striations, और कोलेजन फाइबर का तो खैर फीचर ही है, लेकिन इलास्टिक फाइबर्स में ये नहीं होते. एंड इट एक्चुअली मेक्स सेंस बिकॉज रेटिकुलर फाइबर और कोलेजन फाइबर तो एक ही चीज़ है, दे आर द सेम स्टफ, बट इलास्टिक फाइबर एक अलग ही चीज़ है. ओके, नाउ स्टेनिंग कैरेक्टर्स. इलास्टिक फाइबर्स डू नॉट स्टेन विद यूजुअल स्टेन्स फॉर कोलेजन. दे कैन बी डेमॉन्स्ट्रेटेड बाई स्टेनिंग विद ऑर्सीन, विच इज़ वेरी स्पेशलाइज्ड stain, with aldehyde fuscin and with Verhoeven method. So they are all special characteristics to see the elastic fibers. Otherwise नहीं दिखते normal stain से. Okay, chemically each elastic fiber is composed mainly of a protein called elastin that forms the central amorphous core. Elastin is made up of smaller units which are called tropoelastin, जैसे कोलेजन ट्रोपो कोलेजन से बनता है. Elastin contains high quantity of amino acid valine and alanine. That's an important point. Another amino acid called desmosine is found exclusively in the elastic tissue. So that's characteristic of the class of the elastic tissue, and therefore you should remember it. The outer fibrils of elastic fibers are composed of glycoprotein called fibrillin. So central amorphous protein, which is made up of elastin, and outer protein, which is fibrillin. Okay. Now, elastic fibers of the connective tissue are also produced by fibroblasts. In some situations, elastic tissues can be formed by smooth muscles as well. Physically, as their name implies, elastic fibers can be stretched like a rubber band. जैसे आप rubber band को खींचते हैं, बिल्कुल ऐसे they are elastic, and they return to their original length. Okay, when the tension is released, they are highly refractile and are therefore seen as shining lines in the unstained preparation. So they shine very much. Relaxed elastic fibers do not show birefringence. Birefringence was a property of collagen. मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था. But when stretched, the fibers become highly birefringent. So अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इन रेस्टिंग कंडीशन एक फाइबर है जो बायरेफ्रिजरेंट नहीं है, लेकिन जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो इट बिकम्स बायरेफ्रिजरेंट. सो दे आर गिविंग यू अ क्लू टू आइडेंटिफाई इलास्टिक फाइबर्स. ओके, अनलाइक कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय वीक एसिड्स और अल्कलीज. आपको मैंने बताया था कि जो कोलेजन फाइबर्स हैं, अगर एसिड्स और अल्कलीज में उनको ट्रीट किया जाए तो वो सॉफ्टन हो जाते हैं और जेलेटिन बन जाते हैं बॉइलिंग पर. लेकिन इन तीनों चीज़ों का, एसिड्स का, अल्कलीज का और बॉइलिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता इलास्टिक फाइबर्स पे. हाउएवर दे आर डाइजेस्टेड by enzyme which is known as elastase. यानी इनको अगर ख़त्म करना है elastic fibers को, then you have to use this enzyme elastase. Okay, so these are the three different categories of fibers
collagen fibers, reticular fibers and elastic fibers. Okay, now we talk about कि connective tissue के अंदर कौन कौन सी cell types होती हैं. So cells of the connective tissue. Cells की जब बात करते हैं connective tissue के, so the cells can be intrinsic component जैसे कि fibroblast वगैरह भी डिस्कस करते हैं, और they can be extrinsic cells जो migrating cells हैं, जो कि ज़्यादातर immune cells हैं. तो वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं. पहले intrinsic cell की बात करेंगे which contains fibroblast, undifferentiated mesenchymal cell, pigment cell, fat cells, and then there are some incoming या migrating cells which actually belong to the immune system including macrophage, neutrophil और जितने भी immune system के cells हैं. So वन बाय वन तमाम cells की जो important discussions हैं वो हम start कर लेते हैं ताकि ये cells का भी बात cover हो जाए connective tissue में. So first category of cell जो connective tissue में होती है, these are the fibroblasts. These are most numerous cells of the connective tissue. सबसे ज़्यादा fibroblasts ही होते हैं. They are called fibroblasts because they are concerned with the production of collagen fiber. That's their primary job. They produce collagen fibers. They also produce reticular as well as elastic fiber, लेकिन सबसे ज़्यादा ये क्या बना रहे होते हैं? Collagen fibers. Where associated with reticular fibers, they are called reticular cells. So same fibroblast जो reticular fiber बनाएगा, उसका नाम change हो जाएगा सिर्फ reticular cells. बाकी चीज़ वही है. Okay. Now fibroblasts are present in close relationship to collagen fibers. They are fixed cells. That is, they are not mobile. So जिस टिश्यू के अंदर हैं वहीं रहते हैं. In tissue sections, these cells appear to be spindle shaped and the nucleus appear to be flattened. When seen from the surface, the cell shows branching processes. The nucleus is large, euchromatic and highly prominent nuclei. So let us try to have a look at the diagram. This is the diagram of a fibroblast. Here you can see it is दोनों तरफ से tapering ends हैं. There is a big central nucleus like this. Okay, and there in some of the fibroblasts you also see the cytoplasmic processes like this. Now fibroblast में जो amount of cytoplasm है and the organelles it varies depending upon the activity. अगर ये बहुत एक्टिव है और इसमें कोलेजन के प्रोडक्शन एक्टिवली हो रही है तो जाहिर है कि ऑर्गेनेल्स भी बढ़ जाएंगे, प्रोसेसेस भी बढ़ जाएंगे और प्रोडक्शन की वजह से पूरा जो सेलुलर प्रोफाइल है फाइब्रोब्लास्ट का वो चेंज हो जाएगा. ओके, लेकिन जब ये इनएक्टिव होते हैं यानी जब ये कोई कोलेजन वगैरह नहीं बना रहे होते, देन दे आर कॉल्ड फाइब्रोसाइट्स. सो द इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट आर नोन एज फाइब्रोसाइट्स. In contrast, the fibrocytes active fibroblasts have abundant cytoplasm. अगर हम फाइब्रोसाइट से कंपेयर करें फाइब्रोब्लास्ट को विच आर एक्टिव फॉर्म, सो जो फाइब्रोसाइट हैं दीज आर द इनएक्टिव फॉर्म और जो फाइब्रोब्लास्ट हैं दीज आर द एक्टिव फॉर्म. ओके, तो अगर इनको कंपेयर करें तो फाइब्रोब्लास्ट में देयर इज अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड ऑब्वियसली द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज दे आर एक्टिव एंड therefore they are producing a lot of protein. The endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and mitochondria are also much more conspicuous in the fibroblast as compared to the fibrocyte. So this is easily understandable paragraph. Fibroblasts become very active when there is need to lay down collagen fiber. This occur for example in the wound repair. Now that makes sense. अगर कहीं पे कोई wound है, कोई injury हुई है और उसके बाद वहाँ पे healing का process हो रहा है, so healing में that particular part of the body requires production of collagen और वहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट हैं दे विल बिकम मोर एंड मोर एक्टिव. ठीक है, और जहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वुंड नहीं है, तो वहाँ पे ये एक्टिव नहीं होंगे बल्कि फाइब्रोसाइट की फॉर्म में होंगे, इनएक्टिव फॉर्म में होंगे. ओके, नाउ मायोफाइब्रोब्लास्ट अंडर electron microscopy, some cells resembling the fibroblast have been shown to contain actin and myosin arranged as in smooth muscle and are contractile. These cells, which have the characteristic of fibroblast as well as the muscle cell, they are known as myofibroblast. Okay, in tissue repair, such cells probably help in retraction and shrinkage of the scar. So that's very important. ये मायोफाइब्रोब्लास्ट जो हैं इनमें मसल का कैरेक्टर भी है बिकॉज दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड इनमें फाइब्रोब्लास्ट लाइक कैरेक्टर भी है बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस कोलेजन. दीज सेल्स आर प्लूरिपोटेंट एंड कैन डेवलप इनटू न्यू सेल्स व्हेन स्टिमुलेटेड. दे आर फाउंड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड देयर दे आर कॉल्ड एडवेंटिशियल सेल्स. सो मायोफाइब्रोब्लास्ट अगर ब्लड वेसल की पेरिफेरी में है तो दे आर कॉल्ड एडवेंटी. इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे कैन एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो इनकी एडिशनल प्रॉपर्टी यानी अगर फाइब्रोब्लास्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी आ जाए सो दीज विल नाउ बिकम मायोफाइब्रोब्लास्ट. ओके, और ये वूंड कॉन्ट्रैक्शन में ज़रूरी होता है वरना वूंड जो है चाहे वो सर्जिकल वूंड हो या एक्सीडेंट की वजह से वूंड बने वो बड़ा सा वूंड रहेगा और उसका स्कार का साइज़ छोटा नहीं होगा. उस स्कार के साइज़ को कम करने के लिए ये मायोफाइब्रोब्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है.
Now, another category of cells which is present in the connective tissue includes undifferentiated mesenchymal cells. Now, embryonic connective tissue called mesenchyme, ये बात हमको मालूम है, it is made up of stellate small cells with slender branching processes that join to form a fine network which is called undifferentiated mesenchymal cells. It is from such a tissue that various elements of mature connective tissue are derived. As more specialized types of cells are formed, they lose the ability to transform themselves into another category. At one time, it was believed that the fibroblasts were relatively undifferentiated cells. And so यहाँ ये जो सारी बात बता रहे हैं ना वो ये कि ये वाली जो सेल टाइप है भाई, ये स्टेम सेल टाइप की सेल टाइप है और ये डिफरेंशिएट हो सकती है डिफरेंट तरह की सेल कैटेगरीज में, सच एज मायोफाइब्रोब्लास्ट इनसे बन सकते हैं, सच एज फाइब्रोब्लास्ट इनसे बन सकते हैं. तो नेचर ने हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कुछ तो मैच्योर सेल्स रखे हैं सच एज फाइब्रोब्लास्ट और कुछ स्टेम सेल्स भी रखे हैं ताकि जब इनकी ज़रूरत हो तो मोर एंड मोर फाइब्रोब्लास्ट बनाए जा सकें. ओके, नाउ पिगमेंट सेल्स आर इजीली distinguishable as they contain brown pigment melanin in their cytoplasm. They are most abundant in the connective tissue of the skin and in the choroid and the iris of the eyeball. इसीलिए हमारी स्किन का कलर होता है because of these pigment cells. Along with pigment containing epithelial cells, they give the skin, the iris, the choroid their dark color. This is the reason our skin, our iris, these are all very dark colored structures, okay, because of the pigment melanin in the pigment cells. Variations in the number of pigment cells and the amount of pigment in them accounts for differences in the skin color. जो light skin लोग होते हैं उनमें amount of melanin और pigment cells कम होते हैं as compared to the persons with dark skin. Okay, of the many cells that contain pigment in their cytoplasm, only a few are actually capable of synthesizing melanin. यानी हर पिगमेंट सेल में मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होता. सम ऑफ देम कैन डू. ओके, जो पिगमेंट सेल्स मेलानिन बना सकते हैं दोज आर नोन एज मेलानोसाइट्स. द रिमेनिंग सेल्स आर दोज दैट हैविंग इनगल्फ पिगमेंटेड पिगमेंट्स रिजल्ट बाय अदर सेल्स. Typically such cells are star shaped stellate cells. So ये पिगमेंट एक्चुअली बनाते नहीं है बल्कि इधर उधर से जो पिगमेंट रिलीज हो रहा था उसको भी इंगल्फ कर जाते हैं. एंड विद लॉन्ग ब्रांच. इन कॉन्ट्रास्ट टू मेलानोसाइट्स सच सेल्स आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स और मेलानोपोर्स. नाउ मेलानोसाइट्स आर दोज विच कैन प्रोड्यूस द पिगमेंट. क्रोमेटोफोर्स और मेलानोफोर्स आर दोज विच कैन नॉट प्रोड्यूस द पिगमेंट. तो ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है. दे आर प्रोबेबली मॉडिफाइड फाइब्रोब्लास्ट. प्रोबेबली है भाई, पता नहीं है, ठीक है. नाउ पिगमेंट सेल्स प्रिवेंट लाइट फ्रॉम रीचिंग other cells. The importance of this function in relation to the eyeball is obvious क्योंकि you want light to be focusing on some part of the eye, not all the cells. Okay, so you need to block the light. इसीलिए eye में ये pigment cells होते हैं. Pigment cells in the skin protect deeper tissue from the effects of light, especially the ultraviolet light. So nature ने क्या खूबसूरत सिस्टम बनाया हुआ है यार. आपकी जो स्किन है यहाँ पे पिगमेंट सेल्स रख दिए ताकि अल्ट्रावायलेट लाइट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट बॉडी के अंदर डीप ना जा सकें. सो दैट्स द काइंड ऑफ cellular response of the body from protection by the ultraviolet light. Beautiful. I mean, nature has designed your body very, very beautifully. Now, another category of cells which is present now in the connective tissue is the fat cell. Fat cells are also called adipocytes. So what we are talking about is different type of cells in the connective tissue. We talked about fibroblasts, we talked about undifferentiated stem cells, we talked about pigment cell, and actually number 4 is the fat cell. Although some amount of fat may be present in cytoplasm of many cells including fibroblasts, some cells store fat in very large amounts. Such cells are known as fat cells. So fat cell basically वो cells होते हैं जिनमें lipids काफ़ी ज़्यादा amount में store होता है. So they are called either fat cells or adipocytes or lipocytes. All is the same thing. और अगर बहुत सारे lipocytes एक जगह जमा हो जाएं तो इस जगह को, इस टिश्यू को फिर हम नाम देते हैं adipose tissue. Okay, each fat cell contain a large droplet of fat that almost fills it. पूरे का पूरा भरा हुआ होता है with the fat. As a result, the cell becomes rounded, गोल मटोल मोटा सा भरा हुआ फैट से. The cytoplasm of the cell forms a thin layer. पूरे का पूरा तो भरा हुआ होता है ये फैट से, तो साइटोप्लाज्म छोटा सा साइड में. दिस इज अ फैट सेल. ये पूरे सेल को देखो, ये पूरा फैट ड्रॉपलेट है और जरा सा चुनना मुन्ना सा साइटोप्लाज्म साइड में हो गया. इस तरह होता है, ठीक है. द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल फॉर्म्स अ थिन लेयर. द न्यूक्लियस इज ऑल्सो पुश टू वन साइड. एडिपोसाइट्स आर इनकेपेबल ऑफ डिवीजन. ओके, इनमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता. एक दफ़ा बन गए ख़त्म ही होते हैं, फिर नए बनते हैं.
Another category of cells which are now the topic of discussion, they are the migrating cells जो यहाँ वहाँ से आते हैं, and they include most of the immune cells. इनमें macrophages शामिल हैं. Macrophages of the connective tissue are part of the cell present in the body that have similar function elsewhere as macrophage का काम है. अब इस पूरे इस सिस्टम को, macrophage का जो पूरा सिस्टम है, इसको एक नाम दिया जाता है, that is called mononuclear phagocytic system, क्योंकि macrophages are also called monocyte से derived cells हैं. Macrophage cells of connective tissue are also called histiocytes और plasmarocytes. वो मैक्रोफेजेस जो कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं उनके ये नाम आपको याद रखने हैं. दे हैव एबिलिटी टू फैगोसाइटोस, यानी फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह को. दे ऑल्सो फैगोसाइटोस इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स इन द बॉडी सच एज इंडिया, यानी अगर सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंगल्फ करेंगे, दे कैन ऑल्सो इंगल्फ अदर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स सच एज एनी स्टेन्स, ओके, या आयरन पार्टिकल्स, थिंग्स लाइक दैट. In ordinary preparations of the tissue, it is difficult to distinguish macrophages from other cells. However, if the animal is injected with India ink or trypan blue or lithium, यानी section में अगर ये stain डाल दिए जाएं, then you can easily recognize the macrophages by the histomorphology. Macrophages are usually described as fixed when they are attached to the fibers or motile when they are able to move. Fixed macrophages resemble fibroblasts. Now, that's not very important. I would simply skip this detail, okay? Sometimes the macrophages may fuse. बहुत सारे macrophages आपस में मिलकर sometimes they make giant cell. This happens for many chronic diseases such as tuberculosis, such as sarcoidosis. उसमें बहुत सारे macrophages आपस में मिलके एक बड़ा सा सेल बना देते हैं, which is called the giant cell. Apart from the direct phagocytic activity, macrophages play an important role in all other immunological mechanisms as well. मैक्रोफेजेस एक्चुअली पूरे इम्यून सिस्टम के बड़े सेंट्रल प्लेयर्स हैं और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. कनेक्टिव टिश्यू में ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बास कनेक्टिव टिश्यू में दे आर रेजिडेंट देयर, वो रहते हैं वहीं पर टिश्यूज़ के अंदर. सो जो रेजिडेंट मैक्रोफेजेस हैं फिर उनके नाम भी चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल कुप्फर सेल का नाम आपने सुना होगा, लैंगरहैन सेल्स का नाम सुना होगा स्किन में, हिस्टियोसाइट्स. सो ये वो सेल्स होते हैं जो एक्चुअली मैक्रोफेजेस ही होते हैं बट टिश्यू में आकर लॉन्ग टर्म रिजाइड करते हैं, वहाँ रहना शुरू कर देते हैं ताकि वहाँ किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन या कोई फॉरेन पार्टिकल आए तो उसके साथ ये डील कर सकें. ठीक है. फिर अनदर कैटेगरी ऑफ सेल्स आर कॉल्ड द मास्ट सेल्स. दे आर स्मॉल राउंड ओवर सेल्स. अदर इनके नाम जो हैं दे आर हिस्टामिनोसाइट्स बिकॉज दे रिलीज big quantities of histamine. They are also called mastocytes. The nucleus is very small and centrally placed. Irregular microvilli are also present. So if you look at this diagram, this is a mast cell. Identification characteristic point ये है कि there are so many small granules. इनमें बहुत सारा chemical भरा हुआ obviously such as histamine. The distinguishing feature of these cells is the presence of numerous granules in the cytoplasm. ये जो मैं granules बता रहा हूँ, these small छोटे छोटे granules, ये इनका characteristic feature है. The granules can be demonstrated with a particular stain, periodic acid Chp5 stain. They also stain with dyes like toluidine blue or Alaskan blue. ये सब dyes याद रखनी है भाई, मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन ये याद रखनी है आपको, ठीक है. Now with them the nuclei stain blue but the granules stain purple to red. When components of a cell or a tissue stain in a color different from that of the dye used, the staining is said to be metachromatic. That's important. यानी आप यूज़ कर रहे हैं ब्लू डाई और कुछ ऑरेंज कलर आ रहा है या पर्पल कलर आ रहा है, सो जो डाई यूज़ की थी स्टेनिंग का कलर उससे डिफरेंट आ रहा है. अगर ऐसा हो तो हिस्टोलॉजी की ज़बान में इसको नाम देते हैं metachromatic changes. On the basis of staining reactions, the granules are known to contain acid mucopolysaccharides. Right, ये इन granules की composition है. When the electron microscopy की जाती है तो पता चलता है कि the granules are seen to be actually vesicles which contain a lot of chemicals. और उसमें histamine है, for example, एक बहुत important chemical. But apart from histamine, mast cells may also contain various other enzymes, okay, and factors which attract other immune cells. Mast cells differ considerably in size and number from species to species and also from organ to organ. They are most frequently seen around the blood vessels and nerves. Mast cells are probably related in their origin to the basophils of the blood. They may represent modified basophil. बहरहाल ये easy stuff है. Now lymphocytes की बात करते हैं. Lymphocytes are
present in the blood. Obviously, they circulate throughout the blood, or large aggregation of lymphocytes are present in the lymphoid tissue, such as lymph nodes and spleen. They're very important cells for immune surveillance of the body. और इनकी जो प्राइमरी दो कैटेगरीज हैं वो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स हैं. सो दे आर ऑल्सो रेगुलरली विजिटिंग द कनेक्टिव टिश्यू. ऑब्वियसली यहाँ हम बी और टी लिम्फोसाइट्स की डिटेल्स पे तो बात नहीं कर रहे हैं, बट इतना ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं दे मेक प्लाज्मा सेल्स एंड दे मेक एंटीबॉडीज, और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं दे आर ऑफ टू कैटेगरीज, साइटोटॉक्सिक कैटेगरी विच डिस्ट्रॉयज द सेल, and then there is a helper category which is the helper T cell. It helps other cells to perform their functions such as plasma cells to produce antibodies. Okay, so ये भी आपके connective tissue में आते जाते रहते हैं ताकि चेक करें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही. And other leukocytes as well such as monocytes, eosinophils, also neutrophils. So connective tissue में ये तमाम cells आते हैं. Okay, plasma cells are derived actually from the B lymphocytes, and the job of the plasma cell is to produce antibodies. So they also come usually in the connective tissue. राइट और क्या बात है जनाब, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. ये बात इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दी. मे एंटर द सर्कुलेशन और मे बी स्टोर्ड विद इन द सेल इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन कॉल्ड द रसल बॉडी. सो जो एंटीबॉडीज बनती हैं दे मे बी स्टोर्ड इन द बॉडी सच इज रसल बॉडी. ये इंक्लूजन है, ये वेसिकल है जिसके अंदर एंटीबॉडी जमा होती है. राइट, तो ये तमाम जनाब डिफरेंट टाइप के सेल्स थे जो कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं. ईजी बीजी स्टाफ है कि नहीं. अब बात करते हैं ज़रा उस सीमेंट की, उस ग्लू की जो मैट्रिक्स जेली लाइक होता है, जिसको हम नाम देते हैं इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस. ओके, या मैट्रिक्स. The interfibrillary transparent homogeneous viscous solution is called the ground substance or the matrix. Okay, if a small quantity of fresh areolar tissue is spread out on a slide and is examined under a microscope, the spaces between the bundle fibers appear to be empty. If such a preparation is treated with silver nitrate, the spaces are seen to be filled with brown staining material. यानी फाइबर्स और सेल के बीच में जो सारा लिक्विड टाइप भरा होता है, जो नेकेड आई से नज़र भी नहीं आता, अब एम्प्टी लगता है, बट उसको अप्रोप्रिएट स्टेन अगर मिले तो वो कलरफुल हो जाता है और इससे पता लगता है कि वहाँ पे भी कुछ मटेरियल था और वो मटेरियल ये मैट्रिक्स था. By the use of a technique called freeze drying, tissue can be prepared for sectioning without the use of extraneous chemicals. In areolar tissue is prepared in this way, जिसमें अभी मैं बता रहा था ऊपर के स्लाइड पे स्प्रेड किया गया है. द ग्राउंड सब्सटेंस स्टेन्स मेटाक्रोमैटिकली विद टॉलरेंट ब्लू, यानी ब्लू कलर डालेंगे वो किसी और कलर का दिखेगा. मेटाक्रोमैटिकली का ये मतलब है. इट कैन ऑल्सो बी स्टेन्ड विद पीरियोडिक एसिड शिफ्ट मेथड. दीज अर्ली ऑब्जर्वेशंस टेल अस दैट द ग्राउंड सब्सटेंस इज एक्चुअली रिच इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्सेस और द प्रोटियोग्लाइकन. सो दैट्स द बॉटम लाइन कि जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसका एक मेजर कंपोनेंट है प्रोटियोग्लाइकन्स, यानी इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स आर नोन. ईच ऑफ देम इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म by the protein and long chains of polysaccharides called the glucosaminoglycan. So जब हम ये नाम लेते हैं proteoglycan, that basically means a combination of protein plus carbohydrate. Okay, so ये जो carbohydrate portion है ये कहलाता है glycosaminoglycans. In addition to the proteoglycan, the ground substance also contain structural glycoproteins. Their main function is to facilitate adhesion between various components of the connective tissue. अब देखें connective tissue में बहुत सारे components हैं. connective tissue में cells हैं, connective tissue में फाइबर्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू में माइग्रेटिंग सेल्स भी हैं और रेजिडेंट सेल्स भी हैं. उन सबको आपस में जोड़े रखने का काम है इन स्ट्रक्चर्स का इस वो तमाम ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकेंस जो कि ग्राउंड सब्सटेंस का कंपोनेंट है. सो द ग्राउंड सब्सटेंस इज इम्पॉर्टेंट टू मेक कनेक्टिविटी बिटवीन ऑल द सेल्स, ओके, and the fibers. Now this is, well, I won't recommend reading this because this is, well, too much of details. I would skip that. Okay, now with this the cells are done of the connective tissue, the fibers are done, and now we are left with कि कौन कौन सी different categories होती हैं connective tissue की, such as loose areolar connective tissue एक category है, फिर एक dense category होती है. तो थोड़ा सा इन categories के बारे में बात करते हैं और फिर ये chapter finish off होगा. अब ये जो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज्ड कोलेजन फाइबर्स दैट अपीयर टू इनक्लोज लार्ज स्पेसेस. सो लूजली अरेंज अगर कोलेजन फाइबर्स होंगे तो इनके बीच में स्पेसेस काफ़ी बड़ी होंगी, जिसका मतलब ये है कि अबंडेंट ग्राउंड सब्सटेंस उसमें अकोमोडेट हो सकता है. दीज स्पेसेस आर नोन एज एरियोलाई
and such tissue is known as loose areolar tissue. It gets distorted easily, hence it allows the tissue to move freely, such as the endomysium, the subperiosteal tissue, and the lamina propria. These are all the examples of loose areolar areas. Okay. But there are some tissue arrangements which are called dense collagenous connective tissue. इन लूज एरिकुलर टिश्यू द फाइबर बंडल्स आर लूजली अरेंज्ड, ठीक है, और उनके बीच में काफ़ी स्पेस ज़्यादा होती है, जबकि जो डेंस अरेंजमेंट है इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा. नाउ इन मैनी सिचुएशंस द फाइबर बंडल्स आर मच मोर कॉन्स्पिशियस, यानी फाइबर बंडल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड दे फॉर्म अ डेंस मास. This kind of tissue is referred to as fibrous tissue. It appears white in color and hence called the white fibrous tissue because of a lot of collagenous fibers which are present in very large quantity. Therefore, they are very dense, they are very tight, and therefore they appear white because of the collagen. And this is how they are named: fibrous tissue or white fibrous tissue. There are two kinds of dense connective tissue, either regular category or irregular category according to the orientation of the fibrous component. In some situations, the bundles of the collagen fibers are arranged parallel to one another in a very orderly manner, यानी काफ़ी तमीज़ से यूं 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 बराबर में parallel arrange होते हैं in a very organized rhythm. This kind of tissue is known as regular fibrous tissue. Okay, and the best example of it is to be seen in the tendons. Many ligaments are also exhibiting the regular fibrous arrangement. हालांकि अगर ऐसा न हो, यानी इतना ज़बरदस्त रेगुलर सिस्टम ना हो, जैसे यहाँ पे देखें रेगुलर अरेंजमेंट है, इफ़ दिस इज़ इर्रेगुलरली अरेंज, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड डेंस इर्रेगुलर. और इसकी एग्जांपल्स भी काफ़ी सारी हैं, सच एज शीट्स ऑफ द मसल्स एंड द नर्व्स, कैप्सूल ऑफ द ग्लैंड्स, स्क्लेरा. इसका अपना पर्पस है, इट प्रोवाइड्स गुड स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल, एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एट वेरियस प्लेसेस ऑफ द बॉडी. लेकिन आपको एज ए स्टूडेंट जब हम हिस्टोलॉजी में ये चीज़ पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लूज एरिकुलर टिश्यू क्या है, डेंस कोलाजिनस टिश्यू क्या है, वाइट फाइब्रस टिश्यू किसे कहते हैं, इसकी फर्दर कैटेगरीज रेगुलर और इर्रेगुलर में क्या डिफरेंस है. ओके. Tendons are composed of collagen fibers that run parallel to each other because they are regularly arranged, और इसीलिए ये regular category है. The fibers are arranged in the form of bundles. These bundles, they are united by areolar tissue which contains numerous fibroblasts. Longitudinal sections through a tendon, the fibroblast and their nuclei are seen to be elongated. In transverse section, this is way too much of detail, not actually neither understandable nor important for exams. Okay. Now, connective tissue with special properties. Now, some स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो आप कुछ जिनकी कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो हमको समझनी है, याद रखनी है. फॉर एग्जांपल द इलास्टिक टिश्यू. इलास्टिक टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म बाय इलास्टिक फाइबर्स. बिकॉज दिस इज इलास्टिक टिश्यू, इट कंटेन्स predominantly elastic fibers. In contrast to the fibrous tissue, which appears white in color, the elastic tissue appears yellow in color. Some ligaments are made up of the elastic tissue. For example, ligamentum nuchae on the back of the neck, ligamentum flava vertebrae को जो join करता है, lamina of the vertebrae को, the vocal ligaments of larynx, जो मैं इस वक्त बातें कर रहा हूँ, मेरे larynx में कुछ ligaments हैं, they are made up of elastic tissue as well. Elastic fibers are numerous in membranes that are required to stretch periodically. हर वो बॉडी की जगह जहाँ पे स्ट्रेच रिक्वायर्ड होगा, जैसे वोकल कॉर्ड्स हैं, यहाँ पे मुसलसल स्ट्रेच रिक्वायर्ड है, यहाँ पर इलास्टिक फाइबर्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी. ओके. फॉर एग्जांपल द डीपर लेयर्स ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया कवरिंग द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, यहाँ पर भी मूवमेंट ज़्यादा है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, मोर इलास्टिक फाइबर्स. इलास्टिक फाइबर्स मे फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म शीट्स. Such sheets form the main support of the wall of the large artery. So they are also present in aorta, for example, the biggest vessel. In the smaller arteries, they form the internal elastic lamina. So ये सारी distribution है जो आपको पता होनी चाहिए elastic tissue की कहाँ कहाँ body में है. Okay. Then there are some tissues which are called reticular tissue. It is loose connective tissue made up of reticular fiber. नाम से जाहिर reticular tissue है तो reticular fibers होंगे. In many situations such as lymph nodes, glands, these fibers form supporting network. Okay. In some situations such as bone marrow, spleen, lymph node, the reticular network is closely associated with reticular cells. Most of these are fibroblasts. Well, that's not an important point. The point is reticular tissue में कौन से fibers होते हैं, reticular tissue कहाँ कहाँ होता है. That's important. Then there is a terminology used called mucoid tissue.
In contrast to all the connective tissues, the most conspicuous component of the mucoid tissue is a jelly-like ground substance rich in hyaluronic acid. Now that hyaluronic acid is the major component of mucus-like mucoid tissue. Okay. Scattered through the ground substance, these are star-shaped fibroblasts, some dedicate collagen fiber, and some rounded cells. The kind of tissue is found in the umbilical cord. That's important. Jelly-like material, mucoid tissue, umbilical cord. That's the important bit here. Rest you can forget. Now, what are adipose tissues? Adipose tissues are obviously tissues where there are so many different adipocytes joining together. Okay? अगर बहुत सारे adipocytes आपस में मिल जाएं तो उस टिश्यू को हम नाम दे देते हैं adipose tissue. It is found subcutaneously और throughout the body except कुछ जगह हैं जहाँ पे adipose tissue बिल्कुल scanty होता ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल आईलेट्स, आप देखें आईलेट्स की स्किन को पिंच करके कितनी बारीक पतली दुबली सी प्यारी सी स्किन है. ऑरिकल की स्किन, पीनस की स्किन, स्क्रोडम की स्किन, यहाँ पे एडिपोज टिश्यू नहीं होता. डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल फेशिया ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी. The subcutaneous layer of fat is the panniculus adiposus. It is responsible for giving smooth counter to the skin. So subcutaneous tissue सारे का सारा fat है यार, बस ये इस पूरे का bottom line है, ठीक है. Adipose tissue fills several hollow spaces in the body. These include the orbit, the axilla, the ischiorectal fossa. इसमें भी fat भरा होता है. Adipose tissue सारे का सारा, ठीक है. इसी तरह किडनी के अराउंड होता है ताकि किडनी फ्लोट ना कर जाए. पेरीनेफ्रिक फैट. सो जो पूरी किडनी है, किडनी के इर्द गिर्द देयर इज पेरीनेफ्रिक फैट. तो कैप्सूल के साथ ये पेरीनेफ्रिक फैट इंपॉर्टेंट है किडनी को अपनी शेप देने के लिए. अगर ये पेरीनेफ्रिक फैट खत्म हो गई तो किडनी विल बी हैंगिंग किडनी, इधर उधर झूल रही होगी. कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ फैट में बी स्टोर्ड इन द ग्रेटर ओमेंटम, जो कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ओवर हैंगिंग फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के साथ होता है, एंड इन द अदर पेरिटोनियल फोल्ड. सो ये वो सारी जगह हैं जहाँ पे एडिपोज टिश्यू होता है. स्ट्रक्चर ऑफ द एडिपोज टिश्यू, it is composed of the fat cells. They can be easily seen by spreading out a small piece of the fresh omentum. So अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखें, so these are the cells which are the major component. The fat content can be brightly stained by using Sudan 3 and Sudan 4 staining. ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि फैट या कोई भी और स्ट्रक्चर किस स्टेन से स्टेन होता है, ठीक है. During the preparation of the usual classroom slides, the tissue have to be treated with fat solvents like xylene or benzene. इसका पूरा बॉटम लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर स्लाइड को आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, एक यहाँ पे सेल दिख रहा है, फिर बहुत सारी खाली जगह है, फिर सेल दिख रहा है, फिर बहुत सारी खाली जगह है, तो ये जो खाली जगह दिख रही है, एम्प्टी स्पेसेस, दीज एक्चुअली वर द फैट सेल्स. फैट सेल्स इस स्लाइड को जब अल्कोहल में डाला गया होगा, इस स्लाइड को जब जाइलिन में डाला गया होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, तो जो फैट सेल्स यहाँ थे वो सब गायब हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और उस फैट सेल की जगह खाली जगह बन जाती है. तो जो खाली जगह आपको स्लाइड्स में नजर आती है, दैट्स बिकॉज ऑफ द फैट सेल्स विच वर प्रेजेंट हेयर एंड नाउ दे हैव बीन डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट्स लाइक xylene and stuff. Okay, fat cells may be scattered in some situations, but they are usually aggregated in groups and they form lobules of the adipose tissue. They are usually grouped together. The cells are supported by reticular fibers. Adipose tissue is richly supplied with blood and is rich in enzyme systems. Okay, function क्या है जनाब adipose tissues का? They basically act as storehouse of nutrition. They are the stored nutrition of the body. Fat being deposited when available in excess or removed when it is required. जब आप डाइटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो ये फैट डिसॉल्व हो जाती है और बंदा पतला दुबला सा हो जाता है, छरीरा किस्म का, स्मार्ट सा. In many situations, fat perform a mechanical function as well, such as it provides a shape to the kidney. और अगर किडनी के अराउंड ये फैट ख़त्म हो जाए, then this is the floating kidney. किडनी को संभालने के लिए कोई कुशन मौजूद नहीं है. It has been observed that in situation in which the presence of the fat cells and important mechanical function, the fat is last to be depleted in prolonged starvation. So sometimes in some areas, जैसे किडनी है ना यार, किडनी के इर्द गिर्द फैट का होना ज़रूरी है. तो ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन भूखे रहे, ये सारे का सारा किडनी वाला फैट ख़त्म हो गया. नहीं, बॉडी उसको रखती है जब तक आप मरने नहीं लगते, जब तक इट्स द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ एनर्जी. ओके, फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी. Now the subcutaneous fat has been regarded as the insulating against heat losses. So ये हम फैट्स के डिफरेंट काम पढ़ रहे हैं कि न्यूट्रिशन के तौर पे सेव होती है बॉडी में, शेप देती है बाज़ ऑर्गन्स को, और एज एन इंसुलेटर भी काम करती है. राइट, सम वर्कर्स फील दैट एडिपोज टिश्यू कंट्रीब्यूट्स टू वार्मथ
not so much by acting as an insulator but serving as the heat generator. Well, this is a concept under discussion, so we don't have any proof for that. Now, production of fat cells. Some earlier workers regarded fat cells to be merely fibroblasts. कहते थे फाइब्रोब्लास्ट से ही बने, that had accumulated fat cells. यानी एक फाइब्रोब्लास्ट था, उसके अंदर बहुत सारा फैट जमा हो गया, तो अब जो फाइब्रोब्लास्ट है वो एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो गया? फैट सेल के अंदर. लेकिन अब ऐसा नहीं है. मोस्ट अथॉरिटीज नाउ बिलीव दैट फैट सेल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम स्पेसिफिक सेल्स विच आर कॉल्ड लाइपोब्लास्ट. दे अराइज ड्यूरिंग डेवलपमेंट फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड मीजेनकाइमल सेल. ये कनेक्टिव टिश्यू का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. इन अनडिफरेंशिएटेड मीजेनकाइमल सेल से लाइपोब्लास्ट बनता है और इन लाइपोब्लास्ट से बनते हैं फैट सेल्स. तो अब ये थ्योरी है जो मानी जाती है. ओके, व्हेन एन एनिमल पुट्स ऑन फैट, इट इज बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द फैट सेल रादर देन द इंक्रीज इन द नंबर. सो सेल बड़ा होता चला जाता है, नंबर नहीं बढ़ता. Mature adipose tissue does not appear to have any capacity for regeneration. No regeneration, no cell division. In men, the fat in the fat cells is in the form of triglyceride. It consists mainly of the oleic acid and smaller amounts of linoleic and palmitic acids. The composition of the fat differ from the species to species and is influenced by the diet. ज़ाहिर है जो खाएंगे वो जमा होगा, but men में it is primarily triglycerides. कौन कौन सी types हैं of adipose tissue? One is called yellow or unilocular adipose tissue, which is the adult type. The other one is called brown or the embryonic type. The yellow adipose tissue in the adult, which has been described in detail. अब अभी जो हमने ऊपर सारी बात की है ना, फैट सेल्स होते हैं, बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट होता है, ये सारा एडल्ट फैट है, which is called yellow or white fat. This is unilocular, यानी एक ही इसमें लॉब्यूल नज़र आ रहा होता है. लेकिन there is also brown fat, which is the embryonic fat. In some parts of the body, adipose tissue still has the brown. इसका नाम embryonic है, लेकिन some parts of the adult body में भी होता है. ठीक है. Now, the cells in this type of the tissue differ from those in the ordinary adipose tissue as follows. They are smaller. The fat in the cytoplasm is in the form of several small droplets rather than one. So this, for example, is a multilocular, this is a fat droplet, multiple fat droplets. This is a single fat droplet, okay? So that's a difference. And then the cytoplasm and the nucleus of the cells are not pushed to the periphery क्योंकि बड़ा सा एक droplet नहीं होता. The cytoplasm is still in the center, okay? Right. Brown adipose tissue is abundant in newborn, but most of it is lost during the childhood. Brown fat is also abundant in hibernating animals because ये लंबे लंबे टाइम के लिए, such as frogs हैं, ये लंबे टाइम के लिए सो जाते हैं. उस वक्त ये जो फैट है मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Okay. Now there's some other connective tissues. For example, bone or cartilage are regarded as form of the connective tissue as well, as the cells in them are widely separated by the intracellular substance. ये kind of philosophical debate है कि भाई bone और cartilage भी actually connective tissue ही हैं. Okay, well, okay, I'm not interested in this philosophy at the moment. Now, summary of the functions of the connective tissue. Connective tissue, अब पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया कि कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू में ग्राउंड सब्सटेंस है. अब फंक्शन क्या है? सो एक हम कैटेगराइज कर सकते हैं फंक्शन को एज अ मैकेनिकल फंक्शन. इन द फॉर्म ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू इट होल्ड्स टुगेदर द स्ट्रक्चर्स लाइक स्किन, मसल्स, ब्लड वेसल. सो इट इज काइंड ऑफ अमलगमेटिंग, सीमेंट की तरह है, ब्रिक्स में सीमेंट्स की तरह है. मैकेनिकल फंक्शन, इट होल्ड्स थिंग्स टुगेदर. ठीक है. देन द लूजनेस ऑफ द एरियुलर टिश्यू फैसिलिटेट्स द मूवमेंट बिटवीन द स्ट्रक्चर्स. इसकी अरेंजमेंट ऐसी है कनेक्टिव टिश्यू की कि अगर कहीं पे मूवमेंट होनी है कुछ प्लेन्स पर तो वो मूवमेंट पॉसिबल हो. इन द फॉर्म ऑफ द डीप फेशिया कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड्स अ टाइट कवरिंग. सो दैट्स अनदर फंक्शन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. इन द फॉर्म ऑफ द लिगामेंट्स इट होल्ड्स द बोन्स टुगेदर. इन द फॉर्म ऑफ डीप फेशिया intermuscular septa, it provides the body with required compartments and entry of the nerve and blood vessels and exit of veins, for example. In the form of tendon, it transmits the pull of the muscles to the bone insertion site पर. Thickened areas of deep fascia, ये मैं जितने नाम ले रहा हूँ ना, superficial fascia, deep fascia, ये tendon, ये सारा क्या है, ligaments, ये सब actually connective tissue है और इनके mechanical functions हैं. They are actually providing good support, strength to the body. Both areolar and facial membranes provide planes by which the blood vessels enter into different
different tissues. In the form of dura mater, it provides support to the brain and spinal cord. So this is also connective tissue, collagen fibers, dura mater में. Now other functions और क्या क्या हैं? In the form of the adipose tissue, it provides storehouse for nutrition, energy का storehouse है. Because of the presence of cells of the immune system, connective tissue helps the body to fight against the invading organisms. Because of the presence of the fibroblasts, the connective tissue help in laying down collagen fiber during wound repair. So wound repair भी connective tissue का काम है. By virtue of presence of undifferentiated mesenchymal cells, connective tissue can help in regeneration of tissue structures such as cartilage and bone. ये जो undifferentiated mesenchymal cells है ना, these are the stem cells of the connective tissue and they can differentiate into multiple cell types when required. Deep fascia plays an important role in facilitating venous return from the limb. तो deep fascia का ये एक important काम है lower limb में, particularly जब contraction of muscles होती है तो deep fascia veins ये पूरा एक system बनता है और vein में blood towards the heart movement start कर देता है. When the muscles of the limb contract, increase in their thickness is limited by the deep fascia. Therefore the muscles act actually as a pump और वो blood ऊपर की तरफ move करता है. So deep fascia का एक important role है blood pumping में. As a result, the veins of the deep fascia, deep to the fascia, are pressed upon. जाहिर है जब muscles contract करेंगे, deep fascia उसकी expansion को limit करेगा तो अंदर pressure बढ़ेगा vein में और ये blood ऊपर की तरफ move करेगा. Okay? So that's all about the important concepts that we had to grab in the chapter of connective tissue. एक टेबल मैंने देखा था, उस वक्त मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा अभी आपको दिखा दूंगा. So this is an important table. हमने अभी ये पढ़ा था कि जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जो मैट्रिक्स होता है कनेक्टिव टिश्यू का, उसमें ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस आर प्रेजेंट. ओके, अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट टिश्यूज़ में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है. इट्स नॉट वेरी हाई यील्ड, लेकिन अगर आप याद कर सकें तो ये अच्छी चीज़ है कि टिश्यू के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, बोन, कार्टिलेज, स्किन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू. उसमें कौन कौन से ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस है? ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस कई तरह के हैं, सच एज कॉन्ड्राइडिन सल्फेट, डर्मेरिन सल्फेट, हेपारिन सल्फेट, हेपारिन, केराटिन सल्फेट. दीज आर ऑल ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस. किस किस में ये होते हैं, किस किस में नहीं होते, आर इंडिकेटेड विद अ साइन ऑफ प्लस एंड माइनस. ओके, सो फॉर एग्जांपल टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू में कॉन्ड्राइडिन सल्फेट होगा, हाइलुरोनिक एसिड होगा, बाकी सब नहीं होंगे. सो दैट्स हाउ यू रीड एंड रिमेंबर द टेबल. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आपसे मुलाकात होगी हिस्टोलॉजी की अगली किसी वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.